everyone. Welcome to our channel that is Diya Educates. Smart Mind, Smart Solutions. तो बच्चे, आप जैसे कि जानते हो कि मैं हूं दिव्या कश्यप और मैं हूं आपकी साइंस एक्सपर्ट. एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई हैव इमेंस एक्सपीरियंस. मेरा 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस सीरीज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ आईविज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ टीचिंग भारत, एक्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ एग्जाम फियर, एक्स फैकल्टी ऑफ dronestudy.com और अब मेरा है अपना चैनल दैट इज दिया एजुकेट्स. राइट. तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपकी जो स्टडीज है जो उसको सिंप्लीफाई कर पाए और आपको जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उसमें भी कुछ भी डाउट्स ना रहे. राइट. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस इनमें आ पाओगे. एंड वन मोर थिंग, आप सब लोग फोन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, सब लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब यूज करते हैं. तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ये दिया गया है. तो करना क्या है, जो भी नए न्यू यूजर्स हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और ये जो मेंशन लिंक्ड है ना, इसको आप फिल करो एंड बाय फिलिंग दिस लिंक यू विल ज्वाइन आवर चैनल ग्रुप वेयर यू कैन गेट द पीडीएफ, यू कैन गेट द डाउट सेशंस वेयर वी कैन मेक अ शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस. तो आप ये चैनल जल्दी से ज्वाइन करो फॉर द नोटिफिकेशन. और सबसे बड़ी बात, इस चैनल का नाम पढ़ा आपने, इट इज दियाज जेमस्टोन्स. राइट. सो यू आर माई जेम एंड वेरी प्रीशियस टू मी. सो प्लीज जल्दी से आप ये ज्वाइन करो और पहली बात, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो. राइट. क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशंस आएंगे और तभी आपका एक कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बन पाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी मस्ट. So let's start the session, and before starting I would need 3 things for you. 1, your focus. 2, your focus. 3, your focus. Right, so let's start the session और देखते हैं कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होने वाला है. Now let's start with the last part of this chapter and the last you can say the periodic property which is left to discuss. And आपको पता है कि वो जो periodic properties हमारी रह गई है वो है electronegativity. We'll discuss about the metallic and non-metallic character and the nature of oxides. Right, so these 3 properties we'll be taking up. First, electronegativity. Second is the metallic and non-metallic character. And third, we have the nature of oxides. So first of all, I would like to tell you that बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये जो टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये उतनी क्लियर नहीं होती. सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द टर्म दैट व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्मेशन को याद करना होगा. अब लेट्स से, जैसे कि आपने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. राइट. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. मतलब जैसे 2 एटम्स पास आते हैं और वो म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर्ड पेयर के अंदर. अगर सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और ये बनाएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. आपको पता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तो बॉन्ड से ही रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आप देखो, अब लेट्स से हमारे पास ये बॉन्ड है. अब आपको इसमें दिख रहा है दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स और दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि किस तरीके से शेयरिंग करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं. अब जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो ये आ गया इनका शेयर्ड पेयर, है ना, और ये हो गए कंबाइनिंग हाइड्रोजन एटम्स. अब जो शेयर्ड पेयर है वो कहां पे रहेगा, यहां पे. ऑब्वियसली म्यूचुअल शेयर्ड पेयर है ना, ये म्यूचुअली शेयरिंग की है इन्होंने. सो दिस शेयर्ड पेयर विल रिमेन इन द मिडल ऑफ बोथ द एटम्स. इट इज गोइंग टू रिमेन इन मिडल ऑफ बोथ द एटम्स, है ना, कि जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो इसके बीच में ये शेयर्ड पेयर आएगा क्योंकि इस शेयर्ड पेयर के टूवर्ड्स दोनों कंबाइनिंग एटम्स का इक्वल अट्रैक्शन है. सो इट विल रिमेन इन द सेंटर. बट अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में,
हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो अब यहां पे भी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये आपस में पास आएंगे तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, क्लोरीन भी 1 करेगा टू द शेयर्ड पेयर कंट्रीब्यूशन। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। गॉट इट। तो मतलब यहां पे भी दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और ये आ गया आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर यहां पे हम देखें तो ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो शेयर्ड पेयर है, ये सेंटर के अंदर नहीं रहता, ये सेंटर के अंदर नहीं रहता। जबकि जो आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में देखा तो शेयर्ड पेयर की तरफ दोनों हाइड्रोजन एटम का इक्वल अट्रैक्शन था, तो शेयर्ड पेयर बीच में ही रहा, सेंटर में है। बट in HCl it is not in center, it is slightly displaced towards the chlorine, it is slightly displaced towards the chlorine। मतलब क्लोरीन जो है उसको, ये क्लोरीन की जगह XYZ कोई भी एटम हो सकता था, तो हो सकता है कि जैसे यहां पे क्लोरीन क्या कर रहा है, थोड़ा सा शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पास कर रहा है, दैट मीन्स शेयर्ड पेयर इज गेटिंग लिटिल डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द क्लोरीन, राइट। तो मतलब क्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना ज्यादा है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में वो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, तभी ये जो शेयर्ड पेयर है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गया। समझ गए हो आप। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन करते हैं और फिर दोबारा से मैं आपको इसको एक बार और एक्सप्लेन करती हूं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इट इज द टेंडेंसी ऑफ सर्टेन एटम्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ। more towards itself means it is a tendency to attract shared pair, कि जो एटम है उसकी एक टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, right? Tendency to attract shared pair of electron more towards the itself, and that is the reason it is getting displaced towards chlorine in case of HCl। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, हाइड्रोजन में तो इक्वल अट्रैक्शन था और शेयर्ड पेयर बीच में ही था, बट HCl के अंदर शेयर्ड पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गया। तो बच्चे यही मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के बीच में, जैसे यहां बना हाइड्रोजन के बीच में, तो उनका अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर के लिए सेम रहता है। द रीजन बीइंग दोनों का साइज सेम है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स है और दोनों का साइज क्या है, सेम। बट इन केस ऑफ HCl आप देखो तो आपको पता है क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में कहां आता है, राइट में आता है। तो क्लोरीन का साइज क्या है, काफी छोटा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। दैट इज द रीजन जो क्लोरीन है उसका न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज कि वो शेयर्ड पेयर को थोड़ा और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड द शेयर्ड पेयर गेट्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द क्लोरीन। गॉट इट, समझ आया आपको। सो दिस थिंग इज सीन ओनली व्हेन टू डिसिमिलर एटम्स आर बॉन्डेड। टू डिसिमिलर एटम्स आर बॉन्डेड। अगर दो सिमिलर एटम्स है, सपोज अगर यहां पे क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड कर रहे होते तो शेयर्ड पेयर बीच में ही रहता, बट अगर कोई भी दो डिसिमिलर एटम्स होंगे उनके साइज में डिफरेंस होगा, उनके न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस होगा, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। गॉट इट, गॉट माय पॉइंट, समझ आया आपको। So this property is called as electronegativity. This property is called as electronegativity. So in basic term, it is the tendency of an atom, and which atom? The atom which is small in size and possess high nuclear charge. That atom has this tendency to attract the shared pair of electron more towards the itself. Got it? So this is electronegativity. Now let's see that how electronegativity varies along group and period in periodic table. अब मेरे ख्याल से ये चीज मुझे आपको बहुत ज्यादा समझानी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो साइज पे और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे। साइज पे कैसे वेरी करती है? जिसका साइज छोटा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। और अगर किसी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तब भी उसका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ज्यादा है, राइट। सो वी कैन से दैट electronegativity is inversely proportional to the size.
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, दैट इज द रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। गॉट इट। तो किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात पूछी जाएगी तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपने ग्रुप के अंदर, और जिसका साइज बहुत बड़ा होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो वो शेयर्ड पेयर को कहां से अट्रैक्ट करेगा। Got my point, right? So now if we move along the period and see that how it varies along the period, तो पीरियड के अंदर आपको पता है साइज छोटा हो रहा है ना? As we move along the period, the size is decreasing because of the increase in the nuclear charge. So obviously, electronegativity is increasing as we move from left to right side. Got it? तो इसलिए किसी भी पीरियड में अगर पूछा जाएगा तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा पीरियड के वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो एक्सट्रीम राइट पे होगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। सो आई थिंक यू गॉट इट दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है? इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इसको याद रखो। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी विच इज सीन व्हेन द एटम इज बॉन्डेड टू सम अदर एटम, राइट? तो जब बॉन्डिंग होगी तभी देखने को मिलेगी आपको ये प्रॉपर्टी। अदरवाइज जैसे एटॉमिक साइज था, आयनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, वो एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी थी, बट ये प्रॉपर्टी लाइक दिस कम्स इनटू नोटिस ओनली व्हेन द एटम इज बॉन्डेड टू अदर एटम। Got it? So now let's start with another property, that is the metallic and non-metallic character. So the first thing you should know is that what do we mean by metallic character? मेटालिक करेक्टर नाम से ही पता लग रहा है कि हम यहां पे मेटल की बात कर रहे हैं। मेटालिक मतलब कौन? मेटल की तरह बिहेव करता है, दैट इज व्हाट इज मेटालिक करेक्टर। और नॉन मेटालिक का मतलब कौन? नॉन मेटल है, राइट? तो मेटल्स का मेटालिक होने का मतलब क्या होता है? दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दिस इज व्हाट इज अ मेटालिक करेक्टर। और नॉन मेटालिक करेक्टर की अगर मैं आपको बात कहूं तो नॉन मेटालिक मींस नॉन मेटल्स एंड दे हैव टेंडेंसी ऑलवेज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट मींस मेटालिक करेक्टर रेफर्स टू tendency of an atom to lose electron and non-metallic character refers to tendency of an atom to gain electron. Got it? तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेटालिक करेक्टर होता है जिनका, या जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो नहीं होती ना। आप किस चीज को कंसिडर करते हो उनके केस में? उनके केस में हम कंसिडर करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन देना है और इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। Got it? So that is the reason जिसका आयनाइजेशन एनर्जी लो है, मतलब जिसको आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो ज्यादा मेटालिक होता है। वो ज्यादा क्या होता है? मेटालिक। तो मेटालिक करेक्टर देखते हैं कि ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करता है। ऑब्वियसली जैसे आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगी उसी से रिलेट कर सकते हो आप मेटालिक करेक्टर को। अब ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो आपने पढ़ा था कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब है कि न्यूक्लियस ने अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली नहीं पकड़ के रखा हुआ। सो दैट मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी लो है। अब अगर किसी का आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा तो मतलब थोड़ी ही एनर्जी देने पे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट? तो अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर रहा है, सो दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज मोर मेटालिक, दैट एलिमेंट इज मोर मेटालिक। तो अब ग्रुप के अंदर नीचे जाने वाला एलिमेंट जो है, सबसे नीचे जो हम बॉटम पे आ रहे हैं, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसलिए वो मोस्ट मेटालिक होता है अपने ग्रुप के अंदर, राइट? और ग्रुप में जो सबसे टॉप का एलिमेंट होता है उसका साइज अपने ग्रुप मेंबर्स के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, सबसे छोटा है। तो दैट मींस उसका न्यूक्लियर चार्ज अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर रखा है, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी उसकी अपने ग्रुप मेंबर्स के अलोंग
क्या होगी उससे कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम होगी. सो दैट मीन्स इट विल बी लीस्ट मेटालिक. तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट ऊपर आएगा, टॉप पे आएगा, वो लीस्ट मेटालिक होगा और जो नीचे आएगा वो मोर मेटालिक होगा. गॉट इट. और ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इधर मेटल्स है इधर नॉन मेटल्स है, ऐसा नहीं है. चाहे आप इस ग्रुप में नीचे चले जाओ, चाहे आप इस ग्रुप में नीचे चले जाओ, मेटालिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज करता है. इवन नॉन मेटल्स के ग्रुप के अंदर भी, ये जो पी ब्लॉक है आपके पास, उसमें भी जो सबसे नीचे एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, दे आर मेटालिक. दे आर मेटालिक इन नेचर. क्योंकि मेटालिक होने का मतलब है साइज बड़ा होना, न्यूक्लियर चार्ज कम होना, इजिली इलेक्ट्रॉन दे देना. गॉट माई पॉइंट? सो आई थिंक इट्स क्लियर कि मेटालिक करेक्टर क्या होता है और ग्रुप में आप कैसे उसके बारे में बताते हो. अब पीरियड की बात करते हैं. अब पीरियड में जब आप मूव कर रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. तो दैट मीन्स जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज कर रही है. जैसे जैसे आप पीरियड में यहां से आ रहे हो तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रही है, बट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम. गॉट इट. तभी आपके पास जब आप लेफ्ट से राइट में आते हो तो मेटालिक करेक्टर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? नॉन मेटालिक करेक्टर में. तो आपके पास एक्सट्रीम राइट में आपको कौन मिलते हैं? नॉन मेटल्स. एंड दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनका साइज छोटा है, उनका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है. दे हैव अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और उनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है. वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत टाइटली बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस के साथ. Got it? So metallic character down the group increases. In any group, if you talk about, it always increases. And if we talk about non-metallic character, it increases as we move along the period. Right? So on left hand side, we have metals on extreme left, and on extreme right, we have non-metals. I'm not talking about the 18th group. Please exclude this. Exclude this because we know that it is an inert gas group. Got it? So I'm talking just till 17th group. तो ये हमारे टिपिकल नॉन मेटल्स हैं. और स्पेशली जो आपको ऊपर मिलते हैं वो टिपिकल नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि नीचे जाते जाते तक साइज बढ़ रहा है और मेटालिक करेक्टर नीचे बढ़ रहा है. इसलिए नॉन मेटल वाले पी ब्लॉक में भी नीचे जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दे आर मेटालिक इन नेचर. दे आर मेटालिक. सो आई थिंक यू गॉट इट कि कौन मेटालिक है, कौन नॉन मेटालिक है, और इसको आप कैसे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट करोगे. Now the last property which we are going to discuss is the nature of oxides. अब आपको पता है जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर एक सब्सटेंस का एक केमिकल नेचर होता है ना. जैसे आप लोगों का एक नेचर होता है कि आप बहुत लविंग हो, आप बहुत लड़ाके हो, या आप बहुत जेलस करते हो. इस तरीके से हमारा नेचर होता है सबका. ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर होता है. क्या होता है? केमिकल नेचर. या तो वो एसिडिक होते हैं, या वो बेसिक होते हैं, या वो न्यूट्रल होते हैं, या वो एम्फोटेरिक होते हैं. ठीक है. अब यहां पे अगर हम बात करें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, तो आपको पता है कि जो मेटल्स है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है. मेटल्स का एक्सट्रीम लेफ्ट पे. तो और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स क्या होती है? बेसिक. दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है एसिडिक इन नेचर, और इनका इफेक्ट लिटमस पे क्या होता है? दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. ये ब्लू लिटमस को क्या करती है? रेड. तो जहां पे भी आपको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स मिल रहे हैं, जहां पे ज्यादा मेटालिक करेक्टर है, दैट मीन्स वहां पे बेसिक ऑक्साइड का करेक्टर ज्यादा है. वो ऑक्साइड कौन सी होगी? बेसिक. और जहां पे आपको नॉन मेटल्स मिल रहे हैं, और दैट मीन्स वहां पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती है? एसिडिक या फिर न्यूट्रल. तो वहां पे आपको एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा. और न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो आपको पता है सिर्फ कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल हैं, जैसे कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. तो अभी यहां पे हम ऑक्साइड्स को ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी डन व्हाइल डूइंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू नेचर ऑफ ऑक्साइड, so please you can watch the metals and non-metals part, where we have discussed the reaction of metals and non-metals with oxygen and the nature of their oxides. Right? तो I think यहां तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया है. So with this we come to an end of this session, end of this chapter, and I hope
कि आप जल्दी से ये सारा वीडियो देखोगे और फिर हमारे साथ लाइव क्लासेस में आओगे। एंड वन थिंग बच्चे, जो मैं आपको बार बार कहती हूं, जब भी आप हमारा वीडियो देखते हो, प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप फीडबैक दोगे तभी हमें पता लगेगा कि कौन कौन से बच्चे हैं हु आर डायरेक्टली लिंक्ड विद अस। तो मे बी पॉसिबल कि हम आपकी हेल्प कर पाए, कोई डाउट सेशन अरेंज कर पाए, कुछ लाइव सेशन आपके लिए अरेंज कर पाए, राइट। तो ये जो सारे वीडियोस चैप्टर्स के हमारे जब सब खत्म हो जाएंगे, डेफिनेटली हम तब 9th क्लास पे फोकस करेंगे, वहां पे उनके वीडियोस क्रिएट करेंगे। बट एट द सेम टाइम आई एम गोना अरेंज द लाइव सेशंस फॉर यू, राइट। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो and give your feedback in the comment section. So with this we come to an end. I hope you like the video. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed our channel Diya Educates, just subscribe it right now. So thank you, bye bye, take care.